Welcome students of class 8 in SST class. Today we will read chapter 2 of geography, natural resources, land, soil and water. Aquatic resources consist of non-living things like mineral rocks, metals, land, soil and water. These are the free gifts of nature for the लिविंग ऑर्गेनिज्म. अक्वाटिक रिसोर्सेज जो हमारे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो वैसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि जिंदा नहीं होते हैं, जैसे वो मिनरल है, रॉक्स, मेटल, लैंड, सॉयल एंड वाटर. ये सारे क्या हैं? मतलब लिविंग थिंग्स नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स है. ये जो हैं सारे रिसोर्सेज, ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक कुदरत का तोहफा भी है. Land, soil and water are the three most important natural resources. The entire life system depends on them, directly or indirectly. All three resources are finite. In the other words, they are limited in supply. Most of the resources can be reused or recycled. Yet, in case they are misused or waste, their future availability will be under serious threat. Conservation of natural resources is therefore essential for their future use. Wise use of resources without misuse and waste is called conservation. अब हम बताएंगे कि जो तीन मेन नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो है लैंड, सॉयल और वाटर. इनका सबका ये सब किस पे डिपेंड करते हैं? जो हमारी लाइफ है डायरेक्टली, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप पे इन तीनों रिसोर्सेज पे डिपेंड करती है. और ये फाइनेट हैं और ये लिमिटेड हैं. इनकी सप्लाई जो है लिमिटेड है. मोस्ट रिसोर्सेज जो हैं वो रीयूज्ड हो सकते हैं, मतलब उनको हम फिर से यूज़ कर सकते हैं या रीसाइकिल करके उनको फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर हम इनका मिस यूज़ करेंगे या इनको वेस्ट करेंगे तो आने वाले टाइम में हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी. हमारी आने वाली जनरेशन जो है इससे सफ़र करेगी. और जो इनकी कंजर्वेशन है, मतलब इनकी सुरक्षा करनी है फ्यूचर यूज़ के लिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इनका मिस यूज़ नहीं करना और इनको वेस्ट नहीं करना, इसको हम कंजर्वेशन कहते हैं. नेक्स्ट, लैंड रिसोर्सेज. लैंड कवर अबाउट 29% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर. ह्यूमन बींग्स मीट मोस्ट ऑफ देयर नीड्स from it. All parts of the land surface are not useful nor habitable. 1/3 of the earth's total land area is uninhabitable. This is the reason why the distribution of population is highly uneven. About 90% of the world's population occupies only 30% of the land area. Plain and river valleys offer suitable land for agriculture. They are also easy to build on and live in. Hence they are densely populated area of the world. अब हम बताते हैं कि जो लैंड रिसोर्स है वो जो है, लैंड जो है हमारी, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया पिछले चैप्टर में भी, कि 71% तो वाटर से ढकी हुई है धरती और खाली 29% जो एरिया है वही लैंड है जिस पे ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं. इसमें भी सारी धरती जो है वो, मतलब वहाँ लोग नहीं रहते हैं, मतलब कोई भी जीव जंतु हैं जहाँ इंसान है वो सारे नहीं रहते हैं. खाली 1/3 जो एरिया है वो जो है उस पे लोग नहीं रहते हैं. यही रीज़न है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का वो एक समान नहीं है. 90% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो खाली 30% एरिया पे रहती है. मतलब 90% लोग जो हैं 30% लैंड एरिया में रहते हैं. बहुत सारा एरिया जैसे है प्लेन है, रिवर वैलीज़ हैं और प्लेट्यूज़ होते हैं जहाँ कोस्टल एरियाज़ होते हैं. तो इसमें ज़्यादातर लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं? प्लेन एरिया में या रिवर वैली में. वहाँ क्यों रहना चाहते हैं? वहाँ घर बनाना आसान होते हैं, लोगों को रहने में सुविधा होती है. और यही रीज़न है कि प्लेन एरिया और रिवर वैली एरिया जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड होता है. नेक्स्ट, लैंड यूज़. लैंड यूज़ रेफर्स टू द इकोनॉमिक यूज़ ऑफ लैंड. पैटर्न of land use tells us how land is being used. Land is used for farming, for building houses, for making roads and infrastructure.
for making factories, etc. On the basis of the characteristics and the utilization of the land, the country determine its land use pattern. लैंड यूज़ का मतलब कि हम जो धरती है हमारे पास लैंड है उसका हम यूज़ क्या करते हैं, कैसे कैसे यूज़ करते हैं. या तो हम लैंड का जैसे बच्चों खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं, घर बनाने के लिए करते हैं, रोड बनाने के लिए करते हैं, बिल्डिंगें, फैक्ट्रीज़, ये सारी हम इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए हम लैंड का यूज़ करते हैं. और जो लैंड होती है उसका यूज़ क्यों कैसे किया जाता है, उसके करैक्टर्स के जो उसमें विशेषताएं होती हैं उसी के हिसाब से ही लैंड का यूज़ किया जाता है. फैक्टर ऑफ लैंड यूज़. Factors of land use. The land use pattern depends on the two factor physical and human. जो लैंड का यूज़ करते हैं उसमें कौन से तत्व आपको मतलब उसमें मेन फैक्टर कौन से होते हैं, उसमें फिजिकल एंड ह्यूमन. द फिजिकल फैक्टर्स आर लीफ, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर एक्सेट्रा. द ह्यूमन फैक्टर्स इंक्लूड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नो हाउ एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी. मतलब फिजिकल फैक्टर है कि वहाँ की धरती कैसे है, वहाँ का मौसम कैसे है, वहाँ सॉइल कैसी है, पानी कैसे है. ठीक है. ह्यूमन फैक्टर कौन सा होता है, ये बताता है कि उनकी वहाँ की आर्थिक विकास कैसा है और वहाँ टेक्निक जो है वो कितनी अवेलेबल है. फैक्टर डिसाइडिंग लैंड यूज़ इन ए पर्टिकुलर एरिया. वो वाले सारे फैक्टर डिसाइड कर मतलब वो वाले फैक्टर जो पर्टिकुलर एरिया में होते हैं उनके लिए लैंड यूज़ के लिए. नंबर 1 द स्लोप ऑफ द लैंड, क्लाइमेट कंडीशन, द क्वालिटी एंड थिकनेस ऑफ द सॉइल कवर, द नेचर ऑफ द रॉक्स एंड मिनरल्स, द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर हेल्प इन डिसाइडिंग द लैंड यूज इन ए पर्टिकुलर एरिया. आपका जो पर्टिकुलर एरिया में लैंड कैसी होती है मतलब लैंड का यूज़ कैसे किया जाना, वो सारी कंडीशन मतलब क्या होती हैं कि लैंड की स्लोप कैसी है, कि लैंड प्लेन है जहाँ पहाड़ी एरिया, ये देखना पड़ता है. वहाँ की क्लाइमेट कैसा है, मौसम कैसा है, क्वांटिटी कैसी है, वहाँ की सॉइल की कवर जो है वो थिकनेस कैसी है, कितनी मोटी कवर है, जस्ट कैसी मिट्टी है वहाँ की, वहाँ चट्टानें हैं, मिनरल्स हैं, ये और पानी की कितनी उपलब्धता है, ये सारी है. ये लैंड यूज़ में एक पर्टिकुलर एरिया में लैंड यूज़ करने के लिए ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती है. सेकेंड पॉइंट द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल, द लोकेशन ऑफ द प्लेस एंड इट्स असेसिबिलिटी विद अदर रीजन्स ऑल्सो इफेक्ट लैंड यूज़. दूसरा पॉइंट है जो लैंड यूज़ के लिए डिसाइड करता है फैक्टर है वह कि वहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल कैसा है, लोग वहाँ कैसे रहते हैं और उस प्लेस में जहाँ हम कुछ करने उसे यूज़ करने जा रहे हैं उसकी लोकेशन क्या है. ठीक है. और वो रीज़न मतलब दूसरे एरियो से कितना इफ़ेक्ट है, इसे हम मतलब ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये लैंड यूज़ के लिए डिसाइड करते हैं. टाइप्स ऑफ लैंड. On the basis of ownership land can be classified as private and community land. जो है लैंड की दो टाइप्स होती हैं, जहाँ तो प्राइवेट लैंड होती है जहाँ कम्युनिटी लैंड होती है. प्राइवेट लैंड क्या होती है, जिस लैंड का किसी मतलब लैंड प्राइवेट लैंड इज़ यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल और हिज फैमिली मेम्बर्स फॉर पर्सनली पर्पसेस ओनली. जो लैंड हमारी अपनी होती है हम उसको अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए यूज़ करते हैं और जहाँ हमारी फैमिली मेम्बर्स यूज़ करते हैं उसको हम प्राइवेट लैंड कहते हैं. और कम्युनिटी लैंड कौन सी होती है, एज ए क्लियर फॉर्म इट्स नेम कम्युनिटी लैंड, इट इज़ ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर सम कॉमन पर्पसेज सच एज pastures, forest, waysides, playgrounds. The community land is also termed as the common property resources. जो community land होती है वो पूरी community के लिए मतलब आपको जैसे बताएं कॉमन होती है, मतलब वहाँ पूरी सोसाइटी के लिए वो यूज़ की जाती है. जैसे गांव में होता है कि आपके कुछ जगह होती है जो मतलब पंचायत छोड़ देती है ये कि पूरे लोग यहाँ जहाँ तो वहाँ खेल सकते हैं लोग, जहाँ फिर रास्ते निकाले होते हैं, जहाँ फिर पशुओं के लिए चारागाह छोड़ रखी होती है, उसे हम कम्युनिटी लैंड कहते हैं. People are blindly exploiting the land resources by building up houses, commercial areas and complexes in the cities, while in the rural area agricultural land is shrinking day by day. These activities result into the degradation of land, landslides, soil erosion and desertification. To control the degradation of land resources, their conservation is essentially.
जैसे हमें पता है कि लोग जो है लैंड रिसोर्स का बहुत अंधाधुंध एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। कैसे शोषण करते हैं? अंधाधुंध घर बना के कमर्शियल एरिया में, कॉम्प्लेक्सेस, जैसे आपको पता सिटीज़ में एक के ऊपर एक फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। तो इससे क्या होता है, जो लैंड है वो एक्सप्लॉइट होती है, उसका शोषण होता है। और दिन प्रतिदिन जो गांव की भूमि है वो भी श्रिंक होती जा रही है, सुकड़ती जा रही है, कम होती जा रही है। इसका रिज़ल्ट क्या होगा कि डिग्रेशन हो जाएगा लैंड का, फिर लैंडस्लाइड्स हो जाएंगे, सॉइल इरोजन मतलब भूमि का कटाव हो जाएगा। ये सारे हैं, इनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब इसी को हम जो है कंजर्वेशन कहते हैं। और ये जो कंजर्वेशन होती है लैंड्स की, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। लैंड डिग्रेशन रेफर्स टू द स्टेज ऑफ द लैंड व्हेन इट इज़ नो लॉन्गर सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। मेन रीजन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेशंस आर एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन रिजल्टिंग ओवर इंक्रीजिंग pressure on land, deforestation, soil erosion, overgrazing by cattle, excessive single cropping, expansion of urban area and salinization। लैंड डिग्रेशन क्या होती है कि जब जो हमारी लैंड है बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी नहीं रह सकती, मतलब वो जो है वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं रह जाती है। इसमें क्या होगा, इसका ज़्यादा वो क्या है, लैंड डिग्रेशन का मतलब इसका मेन रीज़न क्या है लैंड डिग्रेशन का? पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, और जो लैंड का बहुत मतलब लैंड को जो बहुत ज़्यादा यूज़ करना, और जो वन है, जो फॉरेस्ट हैं उनको काटना, भूमि का कटाव होना, पशुओं का एक ही खेत पे ज़्यादा बार चरना, ओवरग्रेजिंग, ठीक है। और जो आप लोग एक ही गांव में एक ही फसल को बार बार एक ही खेत में उगाते हो, ये सारे जो हैं लैंड डिग्रेशन के रीजंस हैं। कंजर्वेशन ऑफ लैंड, द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ एनी रीजन इज़ ऑलवेज फिक्स्ड, देयरफॉर it is necessary to plan the use of land properly in order to get maximum benefits from it। जैसे आप जानते हो कि जो लैंड है वो बिल्कुल फिक्स है, जितनी है वो तो हम बढ़ा नहीं सकते हो। तो हमें इसके लिए क्या ज़रूरी है कि एक प्लान करें कि हमें छोटी सी भूमि के टुकड़े से कितना मैक्सिमम बेनिफिट हम कर सकते हैं, कितना हम प्रॉफिट वहाँ से कमा सकते हैं। वी मस्ट मेक प्रॉपर प्लान्स टू यूज़ द लैंड एफिशिएंटली। दिस कैन बी डन थ्रू, हम कैसे कर सकते हैं ये सब? प्लान क्रॉप रोटेशन, मतलब हमें जो है ये प्लान करके चलना होगा कि हमने इस बार जैसे गेहूं की फसल उगाई है तो अगले फिर हम दूसरी कोई चेंज करके जैसे धान की उगाएंगे, ऐसे रोटेट करके चलना है। अलोइंग ग्रास टू ग्रो, और जो घास है वहाँ उसे उगने देना है, जैसे कि पशुओं से बार बार उसे चरवा नहीं देना, ख़त्म नहीं करना। एप्रोप्रिएट डिस्पोजल ऑफ हजार्डियस इंडस्ट्रीज वेस्ट, जो इंडस्ट्रीज का वेस्ट है उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल करना है, मतलब ख़त्म करना है। कंजर्विंग सॉयल एंड फॉरेस्ट, जो सॉयल है, जो भूमि का ऊपरी हिस्सा होता है उससे, और जो आपके जंगल हैं उन्हें आपने सुरक्षा प्रदान करनी है। प्रोवाइडिंग इरिगेशन फैसिलिटीज़, और जो है सिंचाई की सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ मैन्योर्स एंड केमिकल फर्टिलाइज़र्स, जो आपके खाद है और केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं उनको यूज़ जो है इंक्रीज़ करना है, बढ़ाना है। एफॉरेस्टेशन एंड लैंड रिक्लेमेशन, मतलब एफॉरेस्टेशन होती है मतलब आपको जंगलों को लगा के, मतलब पेड़ लगा के जंगलों को बढ़ाना है। चेकिंग ओवरग्रेजिंग, और जैसे पशु एक ही बार खेत में ज़्यादा चरते रहते हैं, उनको आपने चेक करना है, ये देखना है कि वहाँ एक ही जगह पे ज़्यादा बार ना चले। नेक्स्ट, सॉयल रिसोर्सेज, सॉयल इज़ द unconsolidated or loose covering of the fine rock particle that cover the surface of the earth. It consists of weathered particle of rocks brought down by the agents of the erosion, water, wind and glaciers. It also consists of decaying organic मैटर, ह्यूमस एंड मिनरल्स। जो सॉइल होती है वो होती क्या है? जो लूज़ पार्ट ऊपर का होता है उसे हम सॉइल कहते हैं। ये जो है ये धरती का जो ये मतलब ऊपर वाला लूज़ पार्ट होता है उसे वो हम सॉइल कहते हैं। ये क्या होते हैं? ये रॉक्स के पार्टिकल होते हैं जो धरती के ऊपर वाले हिस्से को कवर करके रखते हैं। और ये पार्टिकल्स जो हैं कहाँ से आते हैं? ये डाउन
It consists of weathered particles of the rocks brought down by the agents of the erosion, water, wind and glaciers. It also consists of decaying organic, humus and minerals. ये सॉइल जो है, ये जो रॉक्स के पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे, ये जैसे पानी का कटाव, पानी का बहाव होता है, हवा उड़ती है और ग्लेशियर से बर्फ़ बह के आती है, तो उनके साथ जो रॉक्स के पार्ट हैं वो बह के आ जाती हैं। और इनमें क्या क्या होता है, जो डिकेइंग मतलब ऑर्गेनिक होते हैं और मतलब मरे हुए जो आपके डिकेइंग ऑर्गेनिक्स होते हैं, जो मतलब मरे हुए जीव जंतु होते हैं, वो भी होते हैं खाद के रूप में, और मिनरल्स भी होते हैं। The process of soil formation is very slow. It takes thousands of years to get a 2-3 centimeter thick layer of soil. Soil formed from weathered materials that remain at its place of origin is called residual soil. Weathered rock pieces are carried away by running water, moving ice or wind, and are deposited elsewhere to form soil. This type of soil is called transported soil. जो आपकी मिट्टी है, सॉइल है, जो ऊपर की लेयर है धरती की, लैंड की, वो बनने में बहुत हज़ारों साल लग जाते हैं। 2 से 3 सेंटीमीटर थिक लेयर बनने में, मोटी परत बनने में 2 से हज़ारों साल, 2 से 3 सेंटीमीटर लेयर बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं। और ये कैसे बनती है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, जो रॉक के पीसीज होते हैं ये सारे पानी के साथ, जो आइस होती है, हवा होती है, इसके साथ बह के आ जाते हैं और उसी से बनते हैं। इसको आप ट्रांसपोर्टेड सॉइल भी कहते हो। सॉइल इज़ फॉर्म्ड अंडर स्पेसिफिक नेचुरल कंडीशंस। द क्वालिटी of soil varies from place to place. Soil also differ in color, texture and fertility. The factor responsible for soil formation are as follow. जैसे कि जो आपकी मिट्टी है ये नेचुरली मतलब नेचुरल बनती है, इसकी मतलब जो फॉर्मेशन है वो नेचुरल होती है, और जो इसकी क्वालिटी होती है वो हर एक जगह पे अलग अलग टाइप की होती है। हर एक जगह पे आपने देखा होगा भूमि का रंग अलग होता है, कलर अलग होता है, उसकी जो शक्ति अलग होती है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन से हैं अब हम वो पढ़ेंगे। पेरेंट रॉक मटेरियल। पेरेंट रॉक इज़ द ओरिजिनल रॉक फ्रॉम विच सॉइल इज़ फॉर्म्ड। दस दीज आर द underlying rocks which contain minerals and make up the bulk of the soil. Parent rock determines color, texture, chemical properties, minerals content, परमेबिलिटी ऑफ सॉयल। जो पेरेंट रॉक होती है वो ओरिजिनल रॉक्स होती हैं जो कि सॉइल को बनाती हैं। ये कैसे, मतलब इनमें कितने मिनरल्स होते हैं, सॉइल कैसे बनती है, ये पेरेंट रॉक की है, यही डिटरमिन करती है कि मतलब जो सॉइल है इसका कलर क्या है, बनावट कैसी है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, इसमें कौन से मिनरल हैं, और इसकी मतलब कि ये कितनी पुरानी है। फॉर एग्जांपल कोर्स ग्रेनाइट रॉक्स विल प्रोड्यूस coarse loomy soil structure, while basaltic rocks products clay loomy structure. जो ग्रेनाइट रॉक्स होती हैं वो लूमी सॉइल को बनाती हैं, और जो बेसाल्टिक रॉक्स होती हैं वो क्लेई लूमी स्ट्रक्चर बनाती हैं। टोपोग्राफी। Both the altitude and the slope of a relief determine the soil formation in many ways. Steep slopes have thin soil layer due to the erosion, wind and water, whereas the gentle slopes have thick and deep layer of soil. Again, a lot of heat and moisture gets trapped in soil in the plain, thus making it richer and fertile. जो मतलब जो स्लोप वाली धरती होती है वहाँ की जो है भूमि है वो कम उपजाऊ होती है। कैसे होती है कम उपजाऊ? क्योंकि जो हवा है और पानी है वो अपने साथ उनकी ऊपरी सतह को बहा के ले जाता है, और जो मतलब बिल्कुल समतल भूमि होती है वहाँ की लेयर मोटी होती है और वो ज़्यादा फर्टाइल होती है और
उपजाऊ होती है। ये वाली स्लोप वाली होती है, ये हीट और मॉइस्चर के कारण जो है, ये प्लेन जो होती है, जो प्लेन धरती होती है वो हीट और मॉइस्चर के कारण जो है उसको रिच बना देती है और फर्टाइल मतलब उपजाऊ बना देती है। जो प्लेन भूमि होती है वो कंपैरेटिवली स्लोप वाली भूमि से ज़्यादा फर्टाइल होती है। क्लाइमेट, टेम्परेचर एंड रेनफॉल are the most significant climatic variables that affect the process of soil formation. Both help in the decay and decomposition of the parent rock. नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब जो क्लाइमेट होता है, जो टेम्परेचर होता है और रेनफॉल होती है, इनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है सॉइल फॉर्मेशन में। ये दोनों क्या करते हैं, मतलब जो मरे हुए जीव जंतु होते हैं और मतलब उनको पेरेंट रॉक, वो जी सारे मरे हुए जीव जंतु हैं, ये पेरेंट रॉक को मतलब पेरेंट रॉक जो है इन सब से सॉइल को बनाने में हेल्प करती है। प्लांट एंड एनिमल organism, plants and microorganism help to convert young soil into mature soil. Dead plants provide humus which is consumed by the other form of life like bacteria. Humus gives a dark brown color to the soil. जो प्लांट हैं और जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं वो यंग सॉइल को मिच्योर बना देते हैं। जैसे कि आपको पता है, जैसे किसी सॉइल में अगर मतलब सूखे हुए पेड़ पौधे या छोटे छोटे जीव जंतु पड़े रहते हैं तो वो क्या करते हैं, उस सॉइल को मिच्योर बना देते हैं, उनका कलर चेंज हो जाता है। ये खाद का काम करती हैं, ठीक है। ये डार्क ब्राउन बना देते हैं कलर में और उसको उपजाऊ भी बनाते हैं। Time gives maturity to the soil. The layer of older soil will be deeper than the newly formed ones because they have taken a long time in their formation. Some soil change color as well as properties over a time of period. जो टाइम है ये भी सॉइल को मिच्योर बनाता है। जैसे आपकी पता है कि नई नई भूमि बनी हो तो वो कम उपजाऊ होती है, और जो ज़्यादा टाइम की भूमि होती है, वो जो ज़्यादा टाइम से बनी हुई भूमि होती है वो नई भूमि से ज़्यादा मतलब फर्टाइल बन जाती है। सॉइल प्रोफाइल, soil profile means a vertically section of soil from surface to the parent rock. The soil profile is different at a different levels. The main layers or the horizons in the soil are, मतलब जो है सॉइल प्रोफाइल मतलब जो भूमि है ये एक टाइप की नहीं होती, इसको भी डिवाइड किया हुआ है। जैसे मैं आगे बता रही हूँ, ओ हॉरिजॉन ऑर्गेनिक लेयर ह्यूमस, it is the uppermost layer of the soil. It is dark in color due to humus present in it. जो एक मिनट, ये मैं पिक्चर में दिखा रही हूँ आपको बेटा, देखो ये ऊपर वाली जो धरती है इसे हम ओ हॉरिजॉन लेयर कहते हैं, इसमें ह्यूमस होती है। फिर दूसरी है ए हॉरिजॉन लेयर, ठीक है। फिर उसके आगे है बी हॉरिजॉन लेयर, ये वाली लेयर। थर्ड है सी हॉरिजॉन लेयर, और ये है आर और डी हॉरिजॉन लेयर, ठीक है। ये सारी एक एक करके एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। जो ओ हॉरिजॉन लेयर होती है ये सबसे ऊपर वाली होती है, ये डार्क कलर की होती है और इसमें खाद भी मतलब होती है। द सेकेंड लेयर इज़ द ए हॉरिजॉन लेयर. दिस लेयर इज़ alluvial layer. It experience leaching and also contain humus. This layer provides plants with nutrients. It also called the टॉप सॉइल. ये जो दूसरे नंबर की ए हॉरिजॉन लेयर है इसमें भी खाद मौजूद होती है और ये न्यूट्रिएंट्स पौधों को देती है, तो इसके लिए भी इसे भी टॉप सॉइल कहा जाता है. थर्ड द नेक्स्ट लेयर इज़ द बी हॉरिजॉन. दिस alluvial लेयर contains minerals washed down from the upper layer. It has lesser amount of humus than the upper layers. ये जो तीसरे नंबर की लेयर है, जो मिनरल्स ऊपर से नीचे धीरे धीरे वॉश्ड डाउन मतलब जैसे ऊपर के मिनरल्स हैं वो नीचे चले जाती हैं, और ये जो ऊपर वाली लेयर्स हैं दोनों उनसे कम उपजाऊ होती है, इसमें ह्यूमस उनसे कम होती है. हॉरिजॉन सी has small pieces of rocks. The true soil develops from
these rocks material. These rocks are not affected by biological processes. जो तीस मतलब आगे सी हॉरिजन है, इसमें थोड़े देखो, जैसे इसमें दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे मतलब रॉक्स के पार्ट्स दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये सारे इसमें होते हैं, इन्हीं से जो है ऊपर वाली सोयल बनती है. उसके नीचे है आर और डी, बेड रॉक. दिस लेयर लाइज at depth below the sea horizon and consist of soiled rock. और जो सबसे छोटी है देखो, इसमें कम पत्थर है और इसमें और भी ज़्यादा पीसेस देख रहे हैं, इसे बेड रॉक कहा जाता है. स्टूडेंट्स, योर होमवर्क इज़ रीड दिस चैप्टर केयरफुली एंड ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट MCQs and fill in the blanks from the exercise. Thank you.